I'm thankful to the organizer, particularly Dr. Malik, for inviting me to this forum. Professor Dr. Shana Arush Kazmi, my teacher, mentor, dear colleagues, students, Assalamu alaikum and a good morning. अस्सलामु अलैकुम पे भी कोई जवाब नहीं आता, गुड मॉर्निंग पे तो खैर में कोई जवाब नहीं होता कि गुड मॉर्निंग पे क्या कहना है, लेकिन अस्सलामु अलैकुम। मैडम मेरीन ने तो इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी, तो मैं समझ रहा हूँ हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता था कि एक सवाल आपने ऊपर लिख दिया, नीचे वाला भी ऑलमोस्ट सेम होता था, तो हम कह रहे सेम इज़ अबव, तो ये सेम इज़ अबव करके मैं जो ना अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म कर लूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। इट्स अ वंडरफुल इवेंट अगेन एंड मलिक साहब का ये कमाल है कि ये इवेंट इस तरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं और लोगों को ऐसे जोड़ लेते हैं कि हर साल हम इंतज़ार करते हैं कि MLTP का इवेंट कब होगा और इतने अच्छे लोग एक साथ आएंगे तो हम भी उनके साथ मिल लेंगे। तो थैंक यू सो मच। द टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे काफ़ी टेक्निकल टॉपिक है, SDGs के ऑलरेडी डिटेल हम सुन चुके हैं, लेकिन द थीम जो है मैं कोशिश करूँगा कि उससे हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी स्ट्रेंथ कैसे बन सकती है। कि इंटरनेशनल पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि ये 17 गोल्स अगर ये हम अचीव कर ले तो आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है, उसकी सियाहत में, उसकी वेल्थ में, वेल बीइंग में। तो इस तमाम 17 में से हमारा फोकस जो है वो गोल नंबर 3 पे है, दैट इज़ रिगार्डिंग द हेल्थ, के हेल्थ हमारी कैसी सही रह सकती है। और जब तक इंसान सेहतमंद ना हो वो ना कमा सकता है, ना वो तालीम हासिल कर सकता है, ना वो सोसाइटी में अपना अच्छा रोल प्ले कर सकता है। नो मैटर कोई जितना अच्छा टीचर हो, जब तक वो सेहतमंद नहीं होगा वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। जितना बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन जब तक वो सेहतमंद नहीं होगा वो अपनी बिजनेस नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट हो, अगर वो जिस सर में दर्द होगा तो क्लास में नहीं जा पाएगा, वो क्लास मिस कर लेगा। तो सेहत बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत को कंटिन्यू करने के लिए हमारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि नेचर ने तो हमें सेहतमंद बनाया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद ही अपनी सेहत को ख़राब कर लेते हैं। तो वी आर फोकसिंग ऑन गोल नंबर 3, दैट इज़ द हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो वेल बीइंग से क्या मतलब है और हेल्थ से क्या मतलब है, सेहतमंद की डेफिनेशन क्या है। शुरू में ये डेफिनेशन थी कि बीमारी का ना होना जो है ये सेहतमंद होना है, कि बीमारी का ना होना ये काफ़ी है कि आप सेहतमंद डिक्लेयर पा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमारी का ना होना काफ़ी नहीं है, बल्कि वेल बीइंग, आपका खुश होना, आपकी मिजाज इंटरनली सही होना, मेंटली सही होना, ये भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप एक अच्छी हेल्थ नहीं करार पा सकते और आप परफॉर्म सही नहीं कर पा सकते। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ बीमारी का ना होना हो, बल्कि मेंटल जो है हमारी वेल बीइंग होनी चाहिए और हमारी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में बेहतर होनी चाहिए। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ SDG गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे इश्यूज़ हैं वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा मुल्क में सबसे आलमिया है कि जच्चा और बच्चा, जिसको हम उर्दू में बताते हैं कि जो पैदाइश में माँ की सेहत कैसी रहती है और पैदाइश के वक्त बच्चे की सेहत कैसी रहती है, कि वहीं से शुरुआत होती है। एक सेहतमंद बच्चा मुस्तकबिल का एक जवान कंट्रीब्यूटर होता है सोसाइटी में। तो अगर बच्चे की पैदाइश सही तरीके से हो और वो लॉन्ग टर्म वो सेहतमंद रहे तो वो लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूट कर सकता है। हम ASM के एक कॉन्फ्रेंस में थे, तो बिल गेट्स बैठे हुए थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे सवाल किया गया कि आपका फोकस जो है वो कैंसर या इस तरह की डिजीज़ नहीं है, बल्कि आप पोलियो पे या इस टाइफाइड पे, इस पे फोकस होता है, तो आप कैंसर जैसी बीमारी को क्यों फोकस नहीं करते हैं। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया कि भाई हमारे पास एक फंडिंग लिमिटेड, जितनी भी ज़्यादा लिमिटेड है, हम इससे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में लाइक $100 मिलियन है, तो इससे हम करोड़ों बच्चे बचाएं जो 60 साल तक ज़िंदा रहेंगे और दुनिया में अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे, तो वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। या कैंसर का एक पेशेंट जिसमें हम एक पेशेंट पे करोड़ों रुपए लगाएं
वो मैक्सिमम 5 साल ज़िंदा रहे, वो भी कंप्रोमाइज़ लाइफ होगी और उसकी लाइफ में इतनी कंट्रीब्यूशन निस्बतन कम होगी, तो हमें प्रायोरिटाइज़ करना है। इसलिए हम वैक्सीनेशन में, प्रिवेंशन पे और चाइल्ड हेल्थ में इसलिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो प्रायोरिटाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। इसलिए बच्चे की जो हेल्थ है वो एक मुस्तकबिल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं, तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो रिडक्शन इन द मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना बड़ा ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक माँ और बच्चे की हेल्थ की बात नहीं है, बल्कि ये आप इसको मुस्तकबिल, मुल्क के मुस्तकबिल से आप जोड़े तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उस पर काम हमें करना है और इससे आप कनेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ जब हम इसकी रिडक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ डॉक्टर जहन में आता है कि डॉक्टर ये कर सकता है, तो डॉक्टर वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन इट्स नॉट ऑल द फैक्टर्स। जब तक इसके साथ अलाइड हेल्थ साइंस वाले जुड़ेंगे नहीं, इसके साथ मेडिकल लैब वाले जुड़ेंगे नहीं, डिजीज़ की डायग्नोसिस कैसे होगी? जब तक डिजीज़ डायग्नोज नहीं होगा वो डॉक्टर ट्रीट तब कर सके जब डायग्नोसिस उसकी प्रॉपर होगी। और डिजीज़ की ट्रीटमेंट मॉनिटर किस तरह होगी? जब तक लैब रिपोर्ट्स नहीं आएगी तो इट्स अ टीम वर्क। हम इसको इसलिए फोकस करते हैं कि इसमें फिजिशियन और डॉक्टर समेत आपका लैब वर्कर, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है, एलाइड हेल्थ साइंस के सारे जो कंपोनेंट है वो आपके मेडिकल साइंस के साथ वो कनेक्टेड होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ मेडिकल डॉक्टर को ही फोकस करेंगे और एलाइड हेल्थ को एक्सक्लूड कर लेंगे तो बात नहीं बनेगी और आपके ये टारगेट अचीव नहीं होंगे। और इसलिए अचीव ना होने के बहुत बड़ा रीज़न स्पेशली हमारे मुल्क में यही है कि हम इन एरियाज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। डॉक्टर्स बेचारे अपने यहाँ रोना रो रहे होते हैं, लेकिन बाकी जो एलाइड हेल्थ साइंस है उनके लिए कोई फोरम ऐसा नहीं है जिसको वो अपनी इम्पोर्टेंस को ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। लेकिन ये इनकी इम्पोर्टेंस है कि इनके बगैर ये गोल अचीव नहीं हो सकता। और यही फंडामेंटल हमारी जो है टारगेट होने चाहिए कि हम हर एक बंदे को इसके इम्पोर्टेंस दें ताकि ये काम जो है मुमकिन हो पाए। स्लाइड चेंज थोड़ी सी स्लो हो रही है। तो हमें मेजर जो चैलेंजेस वी आर फेसिंग करंटली इन द हेल्थ एरिया इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक अजदहाम है। अभी रिसेंटली हमने पेंडेमिक कोविड का झेला और अगेन मेडिकल साइंस ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया, दैट्स वाई वी इजीली डील विद द पेंडेमिक। लेकिन इसमें अगर आप कंपोनेंट वाइज रोल देखें कि फिजिशियन का रोल क्या था, लैब वर्कर का रोल क्या था, एलाइड हेल्थ साइंस का क्या रोल था, तो अगर आप पेंडेमिक को एड्रेस करने के कंपोनेंट देखते जाएं तो तमाम लोगों का इसमें रोल था। और दैट्स व्हाई वी वर्क ऑन एज अ टीम एंड वी डील विद द पेंडेमिक वेरी इन अ बेटर वे। देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपके पास है, आपके पास डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, बेतहाशा डिजीज़ हैं। सो वी नीड टू वर्क टुगेदर विद इन दिस एरिया। हेल्थ इनइक्विटीज़ की बात हो रही है, काफ़ी लोगों का हेल्थ तक एक्सेस नहीं है। अभी मैडम से हमारी बात चल रही थी कि महीनों डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट मिल जाए तो सेम डे आप जाएं, 3 बजे की अपॉइंटमेंट होती है, 4, 5, 10 बज जाते हैं और आपकी बारी नहीं आती। इसी तरह कुछ लोग बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल तक एक्सेस है, कुछ लोगों को सरकारी रिसोर्सेज तक एक्सेस नहीं है। इसी तरह हमारी कम्युनिटी के ऐसे फैक्टर्स हैं, सेक्टर्स हैं जिनको एक्सेस ही नहीं है, जिसको हम माइनॉरिटी कहते हैं और माइनॉरिटी किसी भी तरीके से हो सकती है। तो इनइक्विटी जो है वो बहुत बड़ा इशू है। स्टिग्मा एक ऐसा एरिया है, इन्फेक्शियस डिजीज HIV जो अभी हम इस पर काफ़ी सारा काम कर रहे थे। स्टिग्मा ऐसा एरिया है जो कि इनइक्विटीज़ के ज़ुमरे में आता है। सेक्स वर्कर्स जिस तरह है, हिजड़स कम्युनिटी है, तो इनको एक्सेप्टेंस बहुत कम मिलती है। उनको आप किसी क्लिनिक में जाते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते या उन कहते हैं कि इनके लिए अलग कम्युनिटी क्लिनिक्स होने चाहिए। इस तरह और भी हमारे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है जिनकी एक्सेप्टेंस जो है वो हमें ज़रूरी बनानी चाहिए, ताकि बीमारी ऐसी तरह फैलती है अगर किसी को आसानी के साथ क्लिनिक और ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो वो बीमार जो है वो शाय फील करेगा, वो मुश्किल फील करेगा, वो क्लिनिक नहीं जा पाएगा और इन्फेक्शियस डिजीज़ वो स्प्रेड होता चला जाएगा। या इवन हमारे ख़वातीन में कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी है जिनके लिए उनको फीमेल डॉक्टर नहीं मैसर नहीं है, वो बात नहीं कर पाती, उनके पर्सनल जैसे इश्यूज़ हो सकते हैं।
मेल में भी ऐसे इश्यूज आते हैं जो कि डॉक्टर्स से बात नहीं कर पाते। तो स्टिग्मा ख़त्म होना चाहिए बहुत सारे डिजीज़ के बारे में कि वो खुल के अपने फिजिशियन डॉक्टर के साथ बात कर सके, बजाय कि बीमारी बढ़ती जाए और वो ट्रीटमेंट उसकी ना हो। जल्द से जल्द अगर उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो मज़ीद नहीं फैलेगी। तो ये हमें इन्वायरमेंट ऐसे प्रोवाइड करना चाहिए। कोविड और बाकी जो पेंडेमिक्स है, एमपॉक्स वगैरह, ये इस पे हमारा रिस्पांस मज़ीद बेहतर हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में तो काफ़ी सारा बेहतर रहा, लेकिन इसी को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इनोवेशन क्या क्या हो सकती है? एक तो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जो रूटीन आपका हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, वो रिस्पॉन्ड बेहतर नहीं कर पा रही, नए नए इश्यूज़ आ रहे हैं। सो वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू स्मार्ट वेज, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नए नए तरीके। जिस तरह मरीज़ आपके पास नहीं आता तो आप मरीज़ के डोर स्टेप पे पहुंच जाएं। आप इनोवेशन ऐसी लाएं कि मरीज़ तक आप पहुंचें, आपके रिसोर्सेज पहुंचे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मरीज़ बनने ना दें। सबसे जो प्रायोरिटाइज हमारा एरिया हो सकता है कि प्रिवेंशन पे हम इतना फोकस करें कि मरीज़ बनने की। अभी एक और उसमें बात चल रही थी कि SIUT ने रीजन प्लाजा ले लिया और बड़ी तालियां बजी और बड़े लोग खुश हुए। तो मैं इसका दूसरा साइड देख रहा था कि भाई हम बाकी मुल्कों में होटल्स बन रहे हैं, हमारे मुल्क में होटल्स हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये इसका दूसरा साइड है। हमारे मुल्क में होटल्स और बनने चाहिए, हॉस्पिटल की ज़रूरत ही पेश नहीं आनी चाहिए। लोग इतने हेल्दी हो, लोग इतने हैप्पी हो कि लोग एज अ पाकिस्तान को टूरिस्ट प्लेस के तौर पे देखें, लोग यहाँ पे आए, यहाँ के होटल में जगह ना हो, हॉस्पिटल खाली हो, तो ये हॉस्पिटल जो है इवन होटल में कन्वर्ट हो। ऐसे हालात होने चाहिए कि लोग, इतनी हेल्दी सोसाइटी होनी चाहिए। तो हमारे सोसाइटी में इस वक्त हमारे हस्पताल की इसलिए ज़रूरत है कि बीमार ज़्यादा है, मरीज़ ज़्यादा हैं। तो अगर हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करें तो बीमार होंगे नहीं, मरीज़ कम होंगे, अस्पतालों की इतनी ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो इस पर हमें कोशिश करनी चाहिए। इस तरह मोबाइल लैब्स का कंसेप्ट है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पब्लिक हेल्थ लैब इस पर फोकस कर रही है। USAID के साथ हमारे पास मोबाइल है। इसमें फ्लड में हमने काफ़ी काम किया, यू कैन सी द पिक्चर कि इसमें कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए कि बजाय कि मरीज़ आपके पास आएँ, आपके सिस्टम ऐसा अच्छा होना चाहिए कि आप कम्युनिटीज़ के पास जाएँ और देयर एंड देन वो डिज़ीज़ रिजॉल्व करें, कि बजाय कि वो बीमार शख्स जिसमें कोई इन्फेक्शन है वो बड़े अस्पताल में आए, वो ख़ुद एक मरीज़ आप सही करेंगे लेकिन 10 मरीज़ और बन जाएंगे। वो खांसेगा, चीखेगा, वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, वो आके कोई जा कैंटीन में बैठेगा, तो वो बीमारी फैलती चली जाएगी। बेहतर यही है कि उसको हम प्रिवेंशन पे फोकस करें या जाके वो उनके डोर स्टेप पे उसके मसले का हल बताएं। वैक्सीनेशन हमारा एक बहुत बड़ा एरिया है। कल इसके बारे में काफ़ी बात हो रही थी कि EPI शायद इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी बेहतर चल रही है। हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे इसकी कवरेज बेहतर कर सकते हैं। जहाँ पे खामियाँ हैं उसको इम्प्रूव कर लेंगे तो मज़ीद बेहतरी आ सकती है, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रिवेंशन का एक बहुत बड़ा टूल है। हमेशा मैं इस चीज़ की तायद करता हूँ और इस पर फोकस करता हूँ कि हमें मरीज़ बनने को, अमल को रोकना चाहिए। मरीज़ की तादाद जितनी कम होगी उतने हमारे हॉस्पिटल पे प्रेशर कम होगा, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे कम प्रेशर होगा, और हम बेहतर, कम मरीज़ होंगे तो डॉक्टर्स वर्सेस पेशेंट रेशो कम होगा, डॉक्टर्स वर्सेस नर्सेज रेशो जो है वो बेहतर होगा, और उससे हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। करंटली हमारे यहाँ बहुत रेशो में बहुत बड़ा गैप है, डॉक्टर्स कम है, मरीज़ ज़्यादा हैं, मरीज़ बहुत है, नर्सेस कम है, पैरामेडिकल स्टाफ्स कम है, मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये रेशो हमें बेहतर बनाना चाहिए ताकि ये गैप कम हो और बेहतर रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आबादी को कंट्रोल किया जाए, करंटली मरीज़ों को कंट्रोल किया जाए, मरीज़ बनने से हम रोकें, और उसका वाइड हल प्रिवेंशन है कि हम प्रिवेंशन पे फोकस करें, और एफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स ऐसी हो कि उसको एफोर्डेबल बनाए। अगर अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि भाई अगर मैं 10,000 रुपये जो है टेस्ट पे लगाऊंगा तो ट्रीटमेंट कब होगी, तो अगर 10,000 का बेचारा अगर हेपेटाइटिस C के टेस्ट करेगा तो ट्रीटमेंट कितने में होगी, और वो बीमारी फिर लोग जाते नहीं, डायग्नोस्टिक करते नहीं, खुद से वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। तो डायग्नोस्टिक को हमें बेहतर करना चाहिए, उसको अफोर्डेबल बनाना चाहिए ताकि लोग प्रायोरिटाइज़ करें कि पहले डायग्नोसिस करें फिर ट्रीटमेंट पे जाएँ। यहाँ लोग क्या करते हैं, पहले ट्रीटमेंट पे जाते हैं, सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉलो कर लेते हैं, एंटीबायोटिक भी ले लेंगे, पेन किलर भी ले लेंगे, फिर सही नहीं होगा फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये उल्टा सिस्टम इसलिए है कि अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स नहीं है और एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इसको हम बेहतर कर सकते हैं। वी नीड टू ब्रिंग इनोवेशन। हमारी जो एक सिलसिला चलता आ रहा है उसमें हमें बेहतरी लानी चाहिए। जो हॉस्पिटल का रूटीन सिस्टम है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें
अगेन वैक्सीनेशन पे हमें फोकस करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी इस तरह mRNA वैक्सीन आई, काफ़ी लोग परेशान थे कि कोविड में इतनी जल्दी वैक्सीन क्यों आई। दैट इज बिकॉज ऑफ द इनोवेशन। रिसर्च ने इतनी तरक्की कर ली है तिब ने कि आपके पास ब्लूप्रिंट्स पड़े हुए हैं, आपने सिर्फ सीक्वेंस चेंज करना है और आपकी वैक्सीन रेडी है। सो ये अच्छी चीज़ है, बजाय इसको हम शक की नज़र से देखें और इस पर कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी बनाएं कि भाई ये वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे अवेलेबल हुई। जिस तरह अगर आप कंपेयर करें आपके स्पेनिश फ्लू वर्सेस कोविड पेंडेमिक, सो ये उससे ज़्यादा लीथल एक वायरस है, उससे ज़्यादा डेंजरस वायरस था और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन अगर आप 50 मिलियन डेथ्स और ऑलमोस्ट 100 मिलियन डेथ्स कंपेयर करें और यहाँ सिर्फ 7 मिलियन डेथ्स हैं, सो दैट्स बिकॉज ऑफ द इनोवेशन। आपकी जो रिसर्च ने तरक्की की है, तिब ने तरक्की की है, तो बहुत बड़ा एक अलमिया हो सकता था, स्पेनिश फ्लू से ज़्यादा डेथ्स हो सकती थी। लेकिन वैक्सीनेशन टाइम पे आई, तिब ने काफ़ी तरक्की की, मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की की और एलाइड हेल्थ साइंस ने काफ़ी तरक्की की। डायग्नोसिस टाइम पे हुई, पेशेंट आइसोलेशन आपने डायरेक्शंस दे दिए और लॉकडाउन और इस तरह के टैक्टिक्स सब ने इसको अपना रोल प्ले किया और इससे बेहतर आपको रिजल्ट मिले। आधा टाइम तो मुझे स्लाइड चेंज करने में लग रहा है, तो टाइम आउट लेना चाहिए। सो टेलीमेडिसिन इज़ वन ऑफ द ऑप्शन के टेलीमेडिसिन रिमोटली आपको पेशेंट को एक्सेस मिले कि वो घर से जितने भी प्रिवेंशन स्टेप्स है, गाइडेंस है, वो डॉक्टर से ले ले, राइट कंसल्टेंट से ले ले, बजाय कि वो खुद ट्रीटमेंट स्टार्ट करे, तो ये ज़रा बेहतर होगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि रियल टाइम में आपको मॉनिटरिंग देती है, बजाय कि आप हर वक्त इंसुलिन लगाते रहें। ऐसे आप वेरिएबल डिवाइसेस आप आ चुके हैं, रोबोटिक्स आ गए, तो आपको रियल टाइम में आप पहने, घड़ी की तरह पहने, आपको आपका ब्लड प्रेशर पता चल जाएगा, आपको शुगर पता चल जाएगा और हज़ारों मील दूर डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरह की जीनोमिक्स मेडिसिन आ गई हैं। आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस फैमिली में कैंसर कब हो सकता है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन क्या है, या ये एरिया कितना प्रोन है, कौन सा पैथोजन कहाँ पे कब आएगा, तो ये प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। जीनोमिक्स जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ हैं आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने कोविड की कि कोविड जो है ना बेड्स या चमगादड़ से आया, तो ये जीनोमिक मेडिसिन के थ्रू आप पर्सनलाइज मेडिसिन तजवीज़ कर सकते हैं, बजाय कि हर एक को हर तरह के मेडिसिन दें। आप हर बंदे को जिस तरह की मेडिसिन चाहिए उतना दें। और हेल्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो हम बार बार कहते हैं, उस पर हम फोकस करें कि बार बार हम इसको प्रीच करें कि भाई पानी जो है आप उबाल के पिएँ तो आपको कॉलरा, टाइफाइड और पेट की जितनी अमराज है वो मरीज़ हॉस्पिटल आएंगे नहीं। आप मॉस्कीटो रिपेलेंट यूज़ करें, मॉस्कीटो आप आबादी में ना बढ़ने दें, तो आपके वहाँ चिकनगुनिया, डेंगू ये बीमारियाँ होंगी नहीं। तो जब बीमार नहीं होंगे तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पेश आई। तो पूरा एक कैस्केड होगा अगर आप प्रिवेंशन एजुकेशन वाले फोकस करते जाएंगे। और ये सिंपल चीज़ है, मतलब पानी उबालना, उबाल के पीना कितने आसान है, बस बजाय कि हम गवर्नमेंट को जो है लान तान करें कि भाई सीवरेज लाइन जो है पानी के साथ मिल गया और सब लोगों के पेट ख़राब हो गए, वो अपनी जगह सही है, लेकिन एंड यूज़र तो हम हैं। घर में आप पानी उबाल के पिए, एजुकेशन साथ साथ चलाते रहें, मीडिया का रोल इम्पोर्टेंट है, लेकिन एंड यूज़र अपने तदारुक तो खुद करे, बीमारी से तदारुक करें, और वो उसको ना खुद करे बल्कि बीइंग अ स्टूडेंट एंड रिसर्चर आप आसपास लोगों को भी ये बताते जाएं कि भाई ये कॉलरा कैसा फैलता है, टाइफाइड कैसे फैलता है, तो उसको आप जितने प्रिवेंशन मेजर्स हैं वो साथ साथ लेते जाएं। इसमें मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जहनी तौर पे तवाना है, आप सेहतमंद हैं, तो आप ये बातें भी कर सकते हैं, इक़दाम भी कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रीच कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ को आजकल हम या तो बता दें कि पागल हो गया है, या इसको समझते नहीं कि किसी को एंग्जाइटी है, किसी को जो है स्ट्रेस है, उसको ट्रीटमेंट अगर कोई करता है तो हम समझते हैं कि भाई ये खुदा न खास्ता, या तो बीमारी समझते नहीं है, या अगर समझते तो एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं कि भाई ये साइकोलॉजिस्ट के पास गया तो उनका दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन ये आम हालात में तो हम नहीं हैं। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि भाई काफ़ी लोग एनवायरनमेंट के बारे में परेशान है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, रोड ख़राब है, सैलरी कम है, मिली नहीं रही, तो ये सारे स्ट्रेस के फैक्टर्स, घरेलू मसले मसाइल हैं। तो हम हर बंदा बजाते खुद स्ट्रेस लेवल कम या ज़्यादा में है, तो इसमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, एक्सपर्ट के साथ बात करने में कोई हर्ज नहीं है। सेल्फ टाइम चाहिए, घर के बाहर अगर कोई पार्क नहीं है तो
खुद कोई अरेंज कर लें कि आप फैमिली में टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि आपको मेंटल रेस्ट मिले, और बजाय कि ये बीमारी में कन्वर्ट हो आप खुद इसको पहले से आजकल AI काफ़ी बेहतर एक टूल है, वो काफ़ी गैजेट्स आ गए हैं, वो हेल्पफुल हो सकती हैं। तो बजाय कि हम उसको मेंटल हेल्थ बीमारी का रीज़न बनाएं, हम उसको सोल्यूशन के तौर पे देख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ग्लोबल पार्टनरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे रिसोर्सेज जो कमी काम रोना रोते हैं वो हमें हेल्प मिल सकती है। अगर हमारे पास एक एरिया में डॉक्टर्स की कमी है तो हम पार्टनरशिप के थ्रू नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनर के साथ मिलके रिसोर्सेज पूल कर सकते हैं। WHO है, आज CDC है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, USAID की आज वर्कशॉप चल रही है। तो इस तरह ये ग्लोबल पार्टनरशिप काफ़ी चीज़ें जो है, ग्लोबल रिसर्च जो है उसको हम यूटिलाइज़ कर लें। जिन लोगों ने पहले से पब्लिक हेल्थ का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है वो सक्सेसफुल है, वो सेम हम अपने लिए मॉडिफाई करके सेम सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल फंडिंग इनिशिएटिव है, आज भी बिल गेट्स फाउंडेशन की ग्रांट आई हुई है, तो ये मतलब फोरम है, आप लोग अप्लाई ज़रूर करें कि आपके पास फंडिंग आएगी तो काम बन जाएगा। इस तरह आपके पार्टनरशिप उसमें है कि नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट, जब तक कम्युनिटी इंगेज नहीं होगी, अगर आपका प्रोजेक्ट पब्लिक हेल्थ का है, आपने पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाना है, जब आप इंगेज ही नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। क्लासरूम में या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई रिसर्च हो रही है, उसको फ़ायदा कम्युनिटी को नहीं है तो फ़ायदा नहीं है, उसको अप्लाइड एरिया में हमें काम करना चाहिए। ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिसमें कम्युनिटी को फ़ायदा हो, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना चाहिए जिसमें इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, ताकि एकेडमिक के साथ साथ इंडस्ट्रियल इकनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़े और लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा हो। टाइम 1-2 स्लाइड रह गई अगर ये चेंज हो तो काफ़ी सारी केस स्टडी, जिस तरह मैंने कहा सक्सेस स्टोरीज़ को हमें एग्जांपल बनाना चाहिए। रवांडा में के हेल्थ केयर सक्सेस की स्टोरीज़ है, इंडिया में है, कोविड के अभी वैक्सीन का सक्सेस स्टोरी है। तो हमें अभी तक हमारे पास वैक्सीन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना, हमारे पास इतने सारे रिसर्चर्स हैं, गवर्नमेंट बार बार कह रही है, तो क्यों ना सीरम जैसा इंस्टीट्यूट हमारे बने। इंडिया में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट पुराना है, दुनिया भर के वैक्सीन बना रही है। हम इंडिया के साथ हमारे बहुत मसले हैं, लेकिन हम वैक्सीन कहाँ से ले रहे हैं? इंडिया से ले रहे हैं। तो भाई ये तो आपका बहुत सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, इसको आपको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क लेना चाहिए। या तो फिर आप उसको हालात ऐसे करें कि आपकी दोस्ती हो, या अगर आप उसको इस तरह डील करें कि आप खुद वैक्सीन बनाएं, आप दुनिया को वैक्सीन दें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर इसमें हमारे पास इतने अच्छे रिसर्चर हैं, इतने सारे साइंटिस्ट हैं, रिसोर्सेज और इंटेंशंस का फुकदान है और कमिटमेंट का फुकदान है। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, सालों चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी चाहिए। डॉक्टर शाहना बेटी भी सबसे बेस्ट इम्यूनोलॉजिस्ट और रिसर्चर हमारे पास पाकिस्तान में हैं। आप इनको लीड दें, आप इनको रिसोर्सेज दें, और इनसे 10 साल बाद आप वैक्सीन मांगे कि भाई मुझे अब 10 साल में आपसे ये फला वैक्सीन चाहिए। इंशाल्लाह ये आपको एक लाइन लगा दी, हर तरह की वैक्सीन इंशाल्लाह, इतने इनके स्टूडेंट्स हैं, इतने रिसर्चर्स हैं, ये आपको दे देंगे। लेकिन आप सही बंदे को सही जगह पर लगा के देखें और उनसे फिर आप एक टाइम, लॉन्ग टाइम के बाद कमिटमेंट ले लें। और तो इस तरह की कमिटमेंट होनी चाहिए। और ये लॉन्ग टर्म बड़ा इशू है, ये नेशनल सिक्योरिटी। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ हम चल सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। इसमें एक एरिया बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल वैक्सीन है, किट्स हैं। अभी कोविड में हमारे साथ ये हुआ कि जैसे कोविड आया, आपके पास ना कोविड की वैक्सीन थी, ना आपके पास डायग्नोस्टिक किट्स थी, और अचानक जो है फ़्लाइट्स बंद हो गई। इससे 1 हफ्ता पहले हमारी VC से बात हुई और मैंने वो SMS मेरे पास अभी भी सेव है। जनवरी 2020 का SMS है कि मैं VC साहब को ईमेल मैसेज करता हूँ कि चाइना में कोविड आया हुआ है। उस वक्त चाइना में सिर्फ 3000 केसेस थे, और ये हम इस वक्त पाकिस्तान में कोई केस नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान आएगा। सिंध गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करेगी और हम पैनिक में होंगे उस वक्त। और लेकिन ये टेस्ट हम कर सकते हैं, अगर आप परमिशन दे दें। 2-4 चीज़ें हमें चाहिए। तो सर ने कहा कितना खर्चा आएगा? उस वक्त मैंने कहा कि 2-3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कह रहे गो अहेड। 1 वीक में चीज़ें आ गई और हमने टेस्ट डेवलप कर लिया। फरवरी में चीज़ें बंद हो गई और हमारे पास शुक्र है कि जनवरी के आखिर में टेस्ट अवेलेबल था। डाव ने सबसे पहले जो है ना टेस्टिंग स्टार्ट कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट अवेलेबल था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो गई। तो उस वक्त मैंने उस वक्त सिर्फ हमारे पास जो मिसिंग चीज़ था वो प्राइमर हम डिज़ाइन कर सकते थे, लेकिन प्राइमर सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे। जो सिंथेसाइज़र था वो मिसिंग था। तो जो हमारा प्रोजेक्ट बना, फिर मैंने उनको बोला कि हमें सिंथेसाइज़र भी चाहिए, क्योंकि ये अगर खुदा न खासा कोई जंग हो, कोई आपके इस तरह इंटरनेशनल इश्यूज़ हो, तो हमारे पास सिंथेसाइज़र भी होना चाहिए ताकि हम 100%
सेल्फ सफिशिएंट हो। तो माशाल्लाह फिर वो सिंथेसाइज़र भी हमारे पास आ गया। तो लॉन्ग टर्म में देखो ये हेल्थ सेक्टर आपका डिफेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। डिजीज़ डायग्नोसिस और बीमारी की तशख़ीस, इसका इलाज, लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल वॉर्स हो सकते हैं, तो हम साइंटिस्ट जो है अपने फ़ौज के शाना बशाना इंशाल्लाह होंगे, उनके साथ देंगे। तो इस पर फोकस करना चाहिए। इस तरह डिजीज़ प्रिवेंशन के पेंडेमिक्स आते हैं, आउटब्रेक्स आते हैं, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोग डिबेट है कि कोविड नेचुरल था, अननेचुरल था, मेड मैन था। अब जो भी था हम फेस तो कर रहे थे, फ़ौरन आपको ये डिबेट साथ साथ चलेगी, लेकिन आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, आपने प्रिवेंशन प्रोवाइड करनी है, डायग्नोसिस फौरी तौर पर प्रोवाइड करनी है। तो ये इनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। स्पेशली वैक्सीन पे हमें बहुत काम करना चाहिए कि इंडिजिनस वैक्सीन पे हम अभी से फोकस करें और हम वैक्सीन खुद बनाएं। इससे आपका पोलियो वाला मसला भी हल हो जाएगा। जो काफ़ी लोग पोलियो के बारे में शशुपंज में है कि भाई ये नॉन मुस्लिम ने बनाई है, इसमें ये डाला है। तो अगर आप इंडिजिनस बनाएंगे तो आप कह रहे हलाल जानवर में बनाएं, हलाल मौलवी साहब को बुला ले, वो खुद बनाएं और अपने हाथों से पिलाएं। तो ये सारा मसला आप इस तरह इंडिजिनस हल भी कर सकते हो। उस मसले का हल भी निकल आया है कि भाई जो मुफ्ती साहब हैं उनको आप बुला लें कि पूरे प्रोसेस समझा दें कि भाई इसमें आपके हिसाब से आप कोई चीज़ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, अभी भी नहीं है, लेकिन वो जब आपने सामने देखेगा तो ये वाला इशू भी अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजॉल्व हो सकता है। तो सेल्फ इंडिजिनस हमने सफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और हमारे साथ कोई कमी नहीं है। मैं ये बताता हूँ कि कोई हमारे पास न साइंटिस्ट की कमी है, न रिसर्च की कमी है। सिर्फ हमें यह कि पॉलिटिकल विल हो, रिसोर्स प्रोवाइड हो और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। रोज़ाना चेंज ना हो कि आज एक बंदा लगा, अगले दिन कोई और आ गया और वो फिर आपका सारा जो है कल जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया। AI का बहुत बड़ा आजकल रोल है, जो जीनोमिक्स है, स्पेशली हमारे लैब से, हमारी यूनिवर्सिटी से, हमारे शहरों से काफ़ी डेटा बाहर जाता है। ये अगेन मैं एक नया आइडिया इस वक्त दे रहा हूँ कि जो जीनोमिक डेटा है ये पोटेंशियल वॉर में, ये फ्यूचर में रोल प्ले करेगा। तो ये आप सब पॉपुलेशन का डेटा हमें गैर ज़रूरी तौर पे दूसरे मुल्कों को नहीं देना चाहिए। जितना डेटा ज़रूरी है, अगर आप जीनोमिक स्टडी कर रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड पे, एक आप ब्लड प्रेशर पे रिसर्च कर रहे हैं, आप हाइपरटेंशन पे कर रहे हैं, आप जो है शुगर पे कोई कर रहे हैं, तो आप उस एरिया को स्टडी करें, वो इन्फॉर्मेशन आप दें, बजाय कि आप होल जीनोम पूरा सैंपल पेशेंट और बंदे का आप हज़ारों की तादाद में बाहर भिजवाते हैं। तो इससे बहुत फ्यूचर में बहुत बड़े मसाइल बनेंगे। आपकी आबादी का सारा जो डेटा है वो इस वक्त तो हमें इसका समझ नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और जो रिसर्च में बहुत आगे हैं। अभी आपने इसराइल का एक एग्जांपल देखी कि जो सेल फ़ोन में उन्होंने किस तरह चीज़ें फिट की और वो ब्लास्ट हो गए। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये जीनोमिक डेटा जो है ये इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ हो सकती है। इसलिए इस पर जो हमारे ऑलरेडी इस पर पॉलिसी बनी हुई है, HEC ने, NIH ने ऑलरेडी इस पर डायरेक्शन दी हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाइज हमें इसको मज़ीद फोकस करना चाहिए। और एक काम को ना होने देने के लिए ज़रूरी कि आप अल्टरनेटिव रिसोर्स प्रोवाइड करें, कि आप अगेन इंडिजिनस सीक्वेंसिंग फैसिलिटी दें, रिसोर्स प्रोवाइड करें। इस वक्त इंटरनेशनल सीक्वेंसिंग जो है वो बहुत सस्ती है, हम जब लैब में करते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो जब इस मसले का हल आप बताएंगे तब जाके लोग बाहर डेटा भेजना बंद कर दें। वो कोई बैड पर्पज़ के लिए नहीं करते, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डुअल यूज़ रिसर्च ऑफ कंसर्न का जो टॉपिक है उसको हम छेड़ रहे हैं यहाँ पे। इस वक्त डायग्नोसिस हो रही है, रिसर्च जो है शुगर पे हो रही है, ब्लड प्रेशर पे हो रही है, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे हो रही है, या मे भी कम्युनिकेबल डिजीज़ पे भी हो रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डेटा मिसयूज़ पोटेंशियल इसमें है, जिसको हम कहते हैं डुअल यूज़ रिसर्च ऑफ कंसर्न। तो ये AI जो है इसमें काफ़ी रोल प्ले कर सकता है, बिग डेटा जो है जिसको हम कह सकते हैं। ये अभी से जो है हमारी जो अरबाब इख्तियार है, जो बहुत सारे मसलों में फंसे हुए हैं, इस तरफ उनका ध्यान नहीं है कि किस तरह जो है हेल्थ, न सिर्फ हेल्थ है बल्कि ये फ्यूचर जो है नेशनल सिक्योरिटी रिस्क की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। डिजीज़ पेंडेमिक्स जो है वो नेचुरल भी हो सकती है, और जिस तरह क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है और इसका इफ़ेक्ट है, डिजीज़ अचानक अभी एक जगह में पढ़ रहा था कि ग्लेशियर जो है 15,000 साल पुराना ग्लेशियर वो टूट गया, उसमें से वायरस और बैक्टीरिया निकले जो 15,000 साल पुराने बैक्टीरिया वायरस हैं, उसने इन्फेक्शन फैलाया। तो अब ये तो नेचुरल, टेक्निकली नेचुरल है, लेकिन एक पोटेंशियल थ्रेट है कि इसको कैसे डील किया जाएगा, और इसका इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज के साथ है।
तो इसको हमें कंटिन्यूसली डील करना चाहिए कि डिजीज़ पे हम सर्वेलेंस करें, उसका डेटाबेस हमारे पास हो। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पब्लिक हेल्थ लैब सिंध है, जो कि करंटली हम अपने तय जितनी कोशिश हम कर रहे हैं कि इस तरह के सर्वेलेंस हम कर रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे ये होना चाहिए, फिर इसका डेटा बैंक बनना चाहिए और इंटरनेशनली इसको स्क्रीन करना चाहिए कि इस वक्त डिजीज़ कहाँ से कहाँ फैल रही है। ये तो मौसम, जिस तरह मौसमियात का महकमा है और वो बताते हैं कि तापमान कितना ज़्यादा हो गया, कितना कम हो गया, कब सुनामी आएगी, कब जो है तूफ़ान आएगा, तो ये डिजीज़ के बारे में आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये कोई गैबी इल्म आजकल नहीं है, ये आपके पास डेटा होता है और AI आपके पास है। ये डेटाबेस आप उसमें डालें तो आपको पता चलेगा कि भाई आपका वायरस दूसरे वायरस से कितना दूर है, जेनेटिकली कितना दूर है, फाइलोजेनेटिकली क्या दूर है, पैटर्न क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे किस तरह का वायरस। तो ये प्रेडिक्शन बिल्कुल आप कर सकते हैं और AI आप इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली जो जीनोमिक डेटा है। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि हाई फाई लग रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर लग रहे हैं, लेकिन ये हमारी ज़रूरत है आजकल की, ये हमारी ज़रूरत है। हमें सिर्फ ये नहीं कि टाइफाइड का इलाज चाहिए, हेपेटाइटिस C का चाहिए, हेपेटाइटिस B का चाहिए। बीमारियाँ कैसे फैलती है? आसानी से बीमारी नहीं फैलती। कुदरत ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया, कंप्लीट प्रोटेक्शन दी हुई है, डिफेंस मैकेनिज्म दिया है। हम बहुत मेहनत करके बीमार होते हैं। अगर आप देखें कि बीमार होना आसान नहीं है, वो आप बहुत बेवकूफ़ी या तो चाहिए या आपको ज़ोर लगाना पड़ता है कि भाई मैं बीमार हूँ, कि मैं गंदा पानी पीऊँ, और एक बार पीने से भी बीमार नहीं होता, 10 बार पिएंगे तो अल्लाह में फिर कहे कि आप खुद ही बीमार होना चाहे तो बीमार हो जाओ भाई। अदरवाइज़ उसने आपको मैकेनिज़्म दिया है कि भाई साफ़ पानी पियो, जरासीम जिस्म के अंदर नहीं डालो, गलती से डल भी गया तो आपका म्यूकस सिस्टम है और डिफेंस मैकेनिज़्म है, आपका स्किन इंटैक्ट है। फिर आपके पास डिफरेंट टाइप के नॉन स्पेसिफिक जो है एंटीबॉडीज़ है, एंटीजन है, और सारा जो इम्यून सिस्टम है पूरा वो आपको डिफेंस देता है। आपको फिर अब हेल्दी होना भी ज़रूरी है कि भाई आप जो है जंक फूड नहीं खाओ। कुदरत ने जिस तरह आपको इंटैक्ट चीज़ें दी है उसी तरह अपना सेहत जो है इंटैक्ट रखो। तो बीमार होना आसान नहीं है, बीमार होने के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम खूब कर रहे होते हैं। अगर आप देखें तो हम मज़ीद एफर्ट कर रहे हैं कि किस तरह हम स्टेगनेंट हमारी लाइफ है, लाइफस्टाइल हमारा कितना चेंज हो रहा है, हम हेल्दी ना होने के कितने बहाने ढूंढ रहे हैं। मोबाइल पे सारी बातें हो रही हैं, हिलते जुलते नहीं हैं, घर में कम्युनिकेट नहीं करते, इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता जाता है। फिर हम डॉक्टर से पूछते हैं कि इम्यून सिस्टम कैसे है। भाई अब नेचुरल लाइफस्टाइल आप अपनाओ, हेल्दी फूड खाओ, आप जो है गंदे संदी जो फल है और जो ठेलों से आप खाना बंद कर दो, घर से खाना लेके जाओ बजाय के वहाँ से मंगाओ। तो हेल्दी रहना बड़ा नेचुरल है, और बीमार होना बहुत टेक्निकली अननेचुरल है अगर आप बहुत एफर्ट्स आपको करनी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद ऑफ कोर्स हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें नर्सेस चाहिए, हमें जो है पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, और इसी वजह से आपका जो रोल है बहुत ज़्यादा अहम है कि ये एक ऐसा शोबा है कि ना सिर्फ ये एक प्रोफेशन है बल्कि ये एक इबादत है, और जब आपका प्रोफेशन इबादत हो तो जन्नत में जाना आपका लाजमी ठहरता है। तो आप सब लोग जन्नती हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच।